नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। देश भर में नफरत का माहौल है, देश में नफरत फैल रही है और हम प्यार फैला रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं। ये शब्द कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के हैं। सिर्फ उनके ही नहीं, आम तौर पर अब इस देश में एक धारणा सी बना दी गई कि देश में भयंकर तौर पर एक नफरत का माहौल है। यहां तक कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार भी लगाई थी। यानी चैनल भी नफरत फैला रहे हैं, सरकार भी नफरत फैला रही है। इसके अलावा कुछ पूर्व न्यूज एंकर हैं जिनके आज अपने यूट्यूब चैनल है, वो भी अपने चैनलों पर बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि देश में नफरत फैल रही है या को देश में भयंकर नफरत का माहौल है। अदालत का जो भी फैसला आए, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हैं कि अगर नफरत की राजनीति ने भीड़ नहीं बनाई होती तो आज राहुल और प्रशांत जिंदगी की दूसरी राह पर होते, जेल में। भीड़ के नाम पर बेकसूर फंसाए जाते हैं और कसूरवार बचाए जाते हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आपको याद होगा साल था 2015। अचानक इस देश में कलाकारों, लेखकों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और कांग्रेस नेताओं का एक गुट खड़ा हो गया था, जिसने उस समय आरोप लगाया था कि देश में इंटॉलरेंस यानी असहनशीलता फैल रही है। यहाँ तक कि 6 अक्टूबर 2015 को नेहरू जी की भांजी नयनतारा सहगल जी ने भी अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। इसके बाद भारत और विदेशों में शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े तकरीबन 200 लोगों ने बढ़ती असहनशीलता और कट्टरपन के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया था और पुरस्कार वापस करो आंदोलन भी चलाया था। तब देश में असहनशीलता फैल रही थी, फिर वो खत्म हो गई, अब नफरत फैल रही है। हो सकता है कल कुछ और फैले, लेकिन सवाल ये है, क्या देश में पहले बहुत प्रेम था? क्या साल 2014 से पहले कोई हिंसा या दंगा इस देश में नहीं हुआ था? दूसरा, आज जैसा राहुल गांधी जी बार बार मीडिया को टारगेट करके कह रहे हैं कि उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, देश में बोलने की, प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं है। ऐसे में एक सवाल ये भी है, क्या पहले ऐसा नहीं होता था? हम इसकी अगर निष्पक्ष होकर जांच करें तो बहुत कुछ निकलकर सामने आता है और कांग्रेस के नेताओं पर सवाल भी खड़े होते हैं, जो आज प्रेम, सद्भाव, सहअस्तित्व, भाईचारे, भारत जोड़ने जैसे जुमले लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो आज श्रद्धा अंकिता की हत्या पर मुस्लिम जगत से सवाल करने पर इस देश को तोड़ने वाली खबर बताते हैं। लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि कठुआ में आसिफा केस में जिस तरह समूचे हिंदू समाज, मंदिरों समेत देव स्थानों पर सवाल खड़े किए गए थे, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इंडिया गेट पर आधी रात को कैंडल मार्च भी निकाला था। इस प्रदर्शन में प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जबकि तब तक कठुआ में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, इस बात का किसी के पास सबूत तक नहीं था। लेकिन कुछ फिल्मी सितारे जल्दी में थे और कठुआ मामले को लेकर वे हिंदू समाज और मंदिरों को बदनाम करने का एक अभियान चला रहे थे। यही मीडिया थी कठुआ रेप मामले में गरीब परिवार को देश की अदालतों से पहले गुनाहगार साबित करके उसे सजा देने पर तुली थी। सोशल मीडिया पर शिवलिंग के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें मुस्लिम जगत के लोग साझा भी कर रहे थे। तब क्या देश में प्रेम फैल रहा था? इससे कौन सा भारत जुड़ रहा था? और कांग्रेस के ये आंसू केवल आसिफा के लिए ही क्यों थे? इससे पहले भी, इसके बाद भी अनेकों हिंदू लड़कियां लव जिहाद या दूसरी जिहाद का शिकार हो रही थी। उसी दौरान सासाराम में मेराज आलम द्वारा हिंदू बच्ची से बलात्कार करने पर ये लोग चुप थे और मुंबई में मोहम्मद अजमेर शेख द्वारा एक 4 साल की बच्ची के बलात्कार पर भी ये लोग खामोश थे। चलो इसे भी जाने दो। आज ये कई नेताओं पर मुस्लिम विरोधी बयान देने के आरोप लगाते हैं और कहते हैं इससे देश टूटता है। लेकिन जब ये लोग सत्ता में थे, तब तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी को हिंदू और भगवा रंग में आतंकवाद दिखाई देता था। यहाँ तक कि उस दौरान उनके बयान का पाकिस्तान ने भी स्वागत किया था और इसे अपने मुल्क के अखबारों की हेडलाइन तक बनाया था। आखिर तब ये लोग ऐसे बयानों से कौन सा प्यार फैला रहे थे? ऐसे बयानों से कौन सा भारत जोड़ रहे थे? आज ये कहते हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलने दिया जा रहा है, तानाशाही है, विपक्ष पर सरकार का डंडा है। सरकार से सवाल पूछने पर ईडी के छापे लगते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या ये बता सकते हैं जब ये लोग सत्ता में थे तब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर अन्ना को जेल भेज दिया जाता था? स्वामी रामदेव को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने या बोलने पर आधी रात को पुलिस क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती थी? क्या तब इस देश में प्रेम की बयार बह रही थी या इससे भी भारत जुड़ रहा था? केंद्र में इन्हीं की सरकार थी
जब शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को दीपावली की रात गिरफ्तार पुलिस कर लेती है और हिंदुओं के एक बड़े संत को उस गाड़ी में डालकर ले जाती है जिसमें गुंडे, जेब कतरे, बलात्कार के आरोपी भरे थे। लगातार 2 महीने तक देश का मीडिया शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी, उनके मठ और सनातन धर्म के अपमान में लगातार लिप्त रहा था। यहाँ तक कि उस वक्त प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस की एक मीटिंग में सवाल तक किया था, क्या इस देश में ईद के दिन सरकार किसी मौलवी को गिरफ्तार कर सकती है। करीब 2 महीने तक जेल में रहने वाले जयेंद्र सरस्वती जी को शंकर रमन हत्याकांड से 9 साल बाद बरी किया गया था। तब यही मीडिया थी जो अपनी बेशर्मी के लिए उस वक्त माफी मांगने के बावजूद नीचे उनकी रिहाई की एक छोटी सी पीली पट्टी देकर और काम में लग गई थी। आसाराम की गिरफ्तारी के समय भी यही हुआ था। यही मीडिया थी जो इस दौरान 2-3 महीने तक सनातन धर्म को लगातार नीचा दिखा रही थी। यही सरकारें थी जो असीमानंद जी से लेकर साध्वी प्रज्ञा तक को झूठे मामलों में जेल में ठूस रहे थे और हिंदू आतंक का मिथक लगातार घड़ रहे थे। तब कौन सा देश जुड़ रहा था, कौन सा प्यार बट रहा था। हो सकता है आज मीडिया और सरकारी नेताओं के बयान से देश में नफरत फैल रही हो सकता है भारत टूट रहा हो, लेकिन क्या ये बता सकते हैं 1990 में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। उस दौरान आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे। क्या ये बता सकते हैं तब भारत जुड़ रहा था या टूट रहा था? तब वो नफरत किसने फैलाई थी और तब उस असहनशीलता का जिम्मेदार कौन था? साल 1984 में दिल्ली और पंजाब में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों को चुन चुन कर मारा गया था। इस दंगे में कई कांग्रेस नेताओं पर आज तक मुकदमे चल रहे हैं। इस दंगे में 10,000 के करीब सिख मारे गए थे, ऐसा बताया जाता है। पूरे भारत में शायद कभी इस तरह का एक तरफा रूप से इतने लोगों को मारने की कोई अन्य घटना ना घटी हो। अकेले दिल्ली में हजारों सिखों को मार डाला गया था, उनकी बस्तियां जला डाली गई थी। तब कौन सी मीडिया थी, किस मीडिया ने नफरत फैलाई थी? तब कौन सा देश जुड़ रहा था जब ये लोग प्रेम फैलाने के बजाय ये तक भाषण दे रहे थे कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है। इससे पहले साल 1983 में असम में भले ही राष्ट्रपति शासन लगा था, राज्य की कमान लेकिन केंद्र के हाथ में थी। नेली में दंगा हुआ, 3,000 से अधिक लोग मारे गए थे। स्थानीय असम निवासियों और बांग्लादेशी मुस्लिमों के इस खूनी संघर्ष को रोकने में तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था नाकाम साबित हुई थी। तब इस नफरत का जिम्मेदार कौन था? कौन था जो देश को समय तोड़ रहा था? 1987 के बिहार का भागलपुर दंगा हो, 2011 का भरतपुर राजस्थान का दंगा हो, 1993 का महाराष्ट्र का दंगा हो, 1969 का गुजरात दंगा हो, साल 1989 का मुरादाबाद दंगा हो, यानी एक लंबी सूची दंगों की बन सकती है। इन्हीं की सरकारें थी जब ये दंगे हो रहे थे। तब ये नफरत कौन फैला रहा था? जब कौन इस देश को तोड़ रहा था? कौन बचा रहा था? क्यों मजहबी आग में हजारों लोगों को ठूसा जा रहा था? इसके अलावा देश भर में दिल्ली, मुंबई, जयपुर से लेकर हैदराबाद तक अनगिनत बम विस्फोट हुए, लेकिन इसके बाद भी हिंदू और भगवा आतंक इन लोगों को दिखाई दे रहा था। तो गलती किसकी है? आज जो कम्युनिस्ट पार्टी प्रेम के गीत पढ़ा रही है और प्यार फैलाने की बात कर रही है, क्या वो खुद भूल गए कि बंगाल का नंदीग्राम कांड, जिसमें उनके हाथ मासूम बच्चों के खून से सने हैं, यानी मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, बंटवारे से लेकर नेहरू तक, अब तक आखिर भारत में कौन सा स्वर्ण युग रहा? कौन सा प्रेम का काल रहा? कब किस समय वो गंगा जमुना तहजीब रही? सहनशीलता या महानगरीय अस्तित्व के कुछ दौर जरूर रहे होंगे, लेकिन ये वास्तव में दिलचस्प अपवाद थे। कोई प्रेम का दौर नहीं था। लेकिन आज जिस तरह नफरत फैलने, नफरत बांटने के भाषण दिए जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है जैसे इनके शासनकाल में इनके अंदर सम्राट विक्रमादित्य स्वयं मौजूद रहे हो और कोई हिंसा ना हुई हो, कोई अपराध ना हुआ हो, विपक्ष की आरती उतारी जाती हो। जो नेता आज रेप के मामले में कैंडल मार्च निकालते हैं, क्या वो भूल गए निर्भया केस में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं पर किस तरह लाठीचार्ज किया गया था? इस कारण विपक्ष के सवाल सत्ता से हो सकते हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते हैं। सहमति असहमति होती है, लेकिन ये नफरत का पूरा ठीकरा सरकार और मीडिया पर फोड़ना कहाँ तक सही है? क्योंकि हमारा अतीत मजहबी आतंक से हजारों साल से पीड़ित है। जिसे आज नफरत दिखाई दे रही है, वो मुगल काल से लेकर यहाँ तक वो इतिहास राहुल गांधी जी को जरूर पढ़ाए।